हेलो एवरीवन, मैं सुचिका सिन्हा स्टडी विद सिन्हा चैनल में आपका स्वागत है। आज सीडीपी का 2022 में पूछा गया क्वेश्चन पेपर 2 का है, जो कि 4 जनवरी 2022 को जो पूछी गई थी क्वेश्चन, वही क्वेश्चन हम आज कराएंगे। 2023 में जो एग्ज़ाम होगी उसके लिए बेस्ट यही है कि आप सब्जेक्टिव को पढ़ें और उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाएं। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। कहीं ना कहीं आप किसी भी क्वेश्चन में अटक रहे हैं तो आप सब्जेक्टिव कितना भी पढ़ लें, पर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको लगाना बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाएं कहाँ से, तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ट वे है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप लगाते हैं तो आपका अच्छा स्कोरिंग बन सकता है, क्योंकि सीटेट कहीं और से क्वेश्चन नहीं डालता। सिलेबस सेम है तो फिर क्वेश्चन कहाँ से लाएगी। और वही क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के, थोड़ा सा जटिल बना के या फिर सरल बना के, थोड़ा सा वर्ड चेंज करके क्वेश्चन को सेट करता है। तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो कहीं से भी क्वेश्चन उठाएगा तो आप अच्छा कर सकते हैं। ओके, तो आज सीडीपी का क्वेश्चन है जो कि सीटेट 2022 में पूछा था पेपर 2 में। अब वो डेट है 4 जनवरी 2022। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है क्वेश्चन कि समीप दुराभिमुख सिद्धांत को निम्नलिखित में से किसका उदाहरण में दर्शाया गया। पहले समीप दुराभिमुख सिद्धांत समझिए क्या होता है ना। समीप दुराभिमुख सिद्धांत को अधोगामी सिद्धांत कहते हैं। देखिए, ये हिंदी का वर्ड थोड़ा सा कन्फ्यूजन दे सकता है, तो आप इस कुछ वर्ड को इंग्लिश में देख लें। इसको बोलते हैं प्रोक्सिमो डिस्टल। प्रोक्सिमो डिस्टल एक होता है सेफलोकॉर्डल, जिसका मतलब होता है सेफलोकॉर्डल मतलब शीर्षगामी। तो उसका उदाहरण क्या है, देखिए इसके पहले भी क्लास में हम देखे हैं कि इसका मतलब क्या होता है। समीप दुराभिमुख और अधोगामी इस तरह का लिखा रहे तो आप समझिएगा कि बच्चा को है जो पहले रीढ़ की हड्डी है उस पर कंट्रोल करता है, उसके बाद उसका जो है बाहर भुजाओं की ओर जाती है। और ऐसे भी रहता है उसमें आंसर कि केंद्र से पेरिफेरी, सेंटर से पेरिफेरी की तरफ, केंद्र से परिधि की तरफ, इस तरह से उसका ऑप्शन रहता है। तो आप जब सारे क्लास जो करते जाएंगे ना, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। कॉन्सेप्ट के साथ साथ इसका जो वर्ड का उलझन देता है उसको भी आप क्लियर करते जाएंगे। आप देखिएगा कि बहुत सारा अलग अलग वर्ड जिसमें ऑप्शन में डाला है, उस ऑप्शन को आप एक नोट करें कि अच्छा समीप दुराभिमुख सिद्धांत का ये वर्ड आ सकता है ना। और जहाँ तक हो सके उसका इंग्लिश लिखिए कुछ कुछ वर्ड का, जो कि आपको सहयोग करेगा। तो आप देखिए समीप दुराभिमुख सिद्धांत क्या है, तो इसका उदाहरण क्या होगा। बच्चा जो है पहले धड़ पे, फिर हाथ से पैर हिलाना सीखता है, हाथ और पैर पे कंट्रोल आता है ना। तो इसमें यही हुआ कि बच्चा पहले जो होता है रीढ़ की हड्डी, रीढ़ जो होती है उस पे कंट्रोल, उसके बाद हाथों पैरों पे कंट्रोल होता है। जैसे देखिए इसमें ऐसे बोल सकते हैं कि सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है। बच्चा को पहले पेन पकड़ने दीजिएगा तो वो सही से नहीं पकड़ेगा, पर उसकी जो विकास होती है थोड़ा आगे जाती है तो वो बच्चा पेन को अच्छी तरीके से पकड़ के वो लिख सकता है। यही होता है केंद्र से परिधि की ओर जाना, है ना। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 नंबर। बाकी तो ऑप्शन को देखिए क्या लिखा है। शिशु अपने बाहों के इस्तेमाल से दृष्टि विकसित करते हैं, कि ये सब ऑप्शन सिर्फ उलझाने के लिए देता है। संज्ञानात्मक क्षमता विकसित करते हैं और फिर भाषा सीखते हैं, ये तो ऐसे भी गलत है। शिशु बुदबुदाने से पहले किलकारना सीखते हैं, ये भी गलत है। गलत इस सेंस में है कि सीधा ये बोल रहा है कि समीप दुराभिमुख सिद्धांत, तो हमको इसका बस यही पता है कि वो केंद्र से पेरिफेरी, सेंटर से पेरिफेरी जाता है और धड़ से वो बाहर के सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो उसका ऑप्शन तो 3 नंबर में है। ठीक है, चलिए ऑप्शन हो गया 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 2 क्या डाला है। इसमें लिखा है, एक मिनट, इसका क्वेश्चन है कि
अभिकथन दिया है कि आर्थिक रूप से कमजोर आय वाले परिवारों के बच्चों का बचपन उच्च आय वाले परिवारों के बच्चों की तुलना में बहुत अलग होता है। कहीं ना कहीं आप देखिएगा कि जो बच्चा अच्छे बैकग्राउंड से आते हैं और जो बच्चा निम्न होता है, जो गरीब किस्म का जो बच्चा होता है, उसमें क्या अंतर होता है। आप देखते हैं कि ये जो बच्चा होता है उसकी सारी फैसिलिटी मिलती है, जबकि गरीब बच्चा को सारी फैसिलिटी नहीं मिलती, खुद करना पड़ता है, यहाँ तक खाने के लिए भी उसको सोचना पड़ता है। तो ये जो बच्चा होता है, उच्च आय वाले जो परिवार के बच्चे होते हैं उसकी तुलना में, गरीब के तुलना में अच्छा फील करते हैं। उनको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है, जबकि गरीब को बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो दोनों बिल्कुल अलग होते हैं, है ना। उनकी सोचने की क्षमता भी अलग अलग होती है, क्योंकि ये भी जानते हैं कि व्यवहार में जो भी चीज़ आता है वो हमारे जो हम करते हैं उसी का तो प्रभाव व्यवहार है। तो व्यवहार में कहीं ना कहीं दोनों का अलग अलग चलता है, उसका जो चिंतन प्रक्रिया है जो अलग अलग होती है, सोचने का तरीका भी अलग अलग होता है। यहाँ बच्चा खाने के लिए सोच रहा है, वहाँ बच्चा खाने के लिए नहीं सोच रहा, उसे कुछ और आराम चाहिए, और ही भी आराम चाहिए, इस तरह का हो जाता है ना। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही। अब देखिए अभिकथन तो सही है, अब कारण देखिए क्या है। अलग अलग संस्कृतियों में बच्चों द्वारा बचपन का काल अलग अलग अनुभव किया जाता है, बिल्कुल सही है। आप संस्कृति को ही लीजिए, या स्टेट बाय स्टेट, क्षेत्र बाय क्षेत्र संस्कृति अलग अलग है तो उसका अनुभव भी अलग अलग है, ये भी सही। तो क्या है, मतलब फर्स्ट तो सही है, सेकंड भी सही है, मतलब कारण भी सही है, अभिकथन भी सही है। तो क्या ये जो अभिकथन दिया है तो वो अभिकथन में कारण निहित है, समाहित है, बिल्कुल समाहित है। तो इसका आंसर देखिए क्या होना चाहिए। अब चलिए ऑप्शन पे। अब देखिए ए और आर दोनों सही है, बिल्कुल आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एक। यहाँ सही है पर यहाँ पर क्या लिखा है 2 नंबर में, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा, ये सब तो रॉन्ग हो जाएगा। ओके चलिए, बेहतर एथलीट शारीरिक क्षमताएं, नियमों के साथ खेलों में भागीदारी, तार्किक विचार प्रतिक्रिया जो मूर्त अनुभवों के आसपास केंद्रित होती है, वे किस अवधि के लक्षण हैं। पियाजे जो मूर्त अनुभव के बारे में बताया है वो कितना एज था उनका, वो उनके द्वारा कहे हुए कि संवेदी कामक जो अवस्था होती है वो 0 से 2 और पूर्व संक्रियात्मक होता है जो 2 से 7 या 6 इस तरह के मानते हैं, और मूर्त संक्रियात्मक जो अवस्था होता है वो 7 से 11 वर्ष होता है। वही अमूर्त जो होता है, अमूर्त जो अवस्था है उनके द्वारा दिया वो 11 से 15 है। तो यहाँ कहीं ना कहीं ये बात, ये मूर्त अनुभव के बात कह रहे हैं, तो इनका मतलब क्या हो गया, मध्य बचपन। मध्य बचपन का काल क्या होता है, 7 से 11। तो ये क्या बोल रहे हैं, आस पास केंद्रित होता है, तो ये क्या हो जाएगा, मध्य बचपन। ये सब तो नहीं होगा। चलिए ऑप्शन नंबर 4, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से सामाजिकरण के द्वितीयक कारक कौन से हैं। देखिए ऐसे प्रथम कारक रहता है और फिर द्वितीयक कारक रहता है, प्राथमिक कारक और द्वितीयक कारक रहता है। ऐसे जनरली ऐसे कर अलग जैसा भी पूछता है कि मध्य, निम्न, मध्य और उच्च करके भी पूछता है, तो उसमें अलग अलग हो जाता है। उच्च में हो जाता है मीडिया, मध्य में हो जाता है विद्यालय, और निम्न में हो जाता है परिवार। पर यहाँ पर प्राथमिक और द्वितीयक पूछा है, तो आपको ऑप्शन देखें, द्वितीयक जहाँ भी बोलेगा तो विद्यालय, तो सिर्फ 2 भागों में, मतलब प्राथमिक और द्वितीयक में बांटा है। तो आप इसे ऑप्शन को देखें कि प्राथमिक में परिवार और पास पड़ोस होता है, रिश्ते नाते होते हैं। फिर उसको छोड़ के अब क्या आएगा, किताबें, मीडिया, स्कूल, निकट परिवार कौन हो जाएंगे, वो प्राथमिक में हो जाएगा, प्राथमिक सामाजिकरण। इसका आंसर क्या हो जाएगा, है ना, 1, 3, 4। ओके 4 नंबर का देख लिए। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए कि पियाजे के अनुसार आनुवांशिक रूप से कर्मदेशित जैविक परिवर्तनों का होना क्या कहलाता है। ये जैविक हेरिडिटी जब भी आ जाए, है ना, आप परिपक्वता लगाएं, क्योंकि वो उनमें इसके बारे में ये कहते हैं कि बच्चा धीरे धीरे वो जिस तरह से मैच्योर होता जाएगा, उसकी जो होता है तर्क करने की, उसकी जो भी क्षमताएं धीरे धीरे निखरते जाती, खुलती जाती है।
तो जैविक परिवर्तनों का होना उनका सीधा हेरिडिटी बोला, मैचुरेशन लगाना है ना, तो मैचुरिटी लगाना है। ओके, संतुलन, अनुकूलन, सामाजिक प्रसारण ये सब नहीं होगा। परिपक्वता, हेरिडिटी जब भी पूछे परिपक्वता, इसके पहले भी क्वेश्चन आया है। सिर्फ ये देखिए कि कैसे लैंग्वेज को घुमाता है, ये सिर्फ देखें लैंग्वेज को किस तरह से घुरा रहा है ना। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित अवस्था और उसकी विशेषताओं से सही सुमेकित युग्म का चयन कीजिए। संवेदी पेशीय गामक अवस्था, मानसिक प्रहसन से जूझ। संवेदी पेशीय गामक अवस्था में बच्चा मानसिक प्रहसन से नहीं जूझता, उसे तर्क, चिंतन इस सब से कुछ मतलब नहीं, वो सिर्फ अपना जो 5 सेंसेस है उससे सीखता है बच्चा, छू के, देख के, कर, मतलब जो भी है 5 जो ज्ञानेंद्रियां सिर्फ उससे करता है बच्चा। ओके, पूर्व संक्रियात्मक वस्तु अस्थायित्व का विकास, वस्तु अस्थायित्व का विकास तो संवेदी गामक में होता है। हमें खोजना क्या है, सही सुमेकित युग्म, मतलब कौन सा है युग्म जिसमें कि जो अवस्था है उसके अनुसार उसकी क्रियाएं मेंशन है। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, 6 नंबर क्वेश्चन का 3 नंबर ऑप्शन बोला है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था संचालन क्रियाएं कर पाते हैं लेकिन अमूर्त नहीं। ये सही है। देखिए संचालन क्रियाएं कर पाते हैं लेकिन अमूर्त रूप से नहीं, जो प्रेजेंट है बस उसी के बारे में सोचेगा, तो ये तो सही है। चलिए 4 नंबर ऑप्शन क्या है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था क्रियाओं को मानसिक रूप से करने में असक्षम। जब ये बच्चा यहाँ आ जाता है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, तो ये बच्चा सारे इधर पीछे के सारे क्रियाएं करके ही तो यहाँ आया है, तो फिर ये प्रतिवर्ती क्रिया क्यों नहीं कर पाएगा, सारा तो कर पाएगा, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बच्चे का अपने आप से बात करना क्या कहलाता है। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है कि अपने आप से बात करना, इस तरह से सिर्फ दे दे कि वाइगोत्स्की पियाजे कुछ भी मेंशन नहीं रहे, सिर्फ बोलेगा कि बच्चे अपने आप से बात करना क्या कहलाता है, तो बोलेंगे कि वो अपने सोच को विनियमित कर रहा है ना, मॉनिटर कर रहा है, वो अपने सोच को और आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, वो खुद से अपना दिशा दे रहा है। पर जहाँ पियाजे बोल दे तो फिर वो क्या हो जाएगा, अहम केंद्रवाद। अहम केंद्रवाद का मतलब ये नहीं कि वो बच्चा ईगोसेंट्रिक हो जाता है, उसे अभिमान हो जाता है, ये नहीं होता। बच्चा वो जिस एज में होता है ना, वो बच्चा जिस एज में होता है उस सेंस में वो सोचता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है, बाकी सारा सही नहीं। उसका एज ही ऐसा होता है, उसकी सोच ही ऐसी होती है। तो यहाँ सिर्फ बोले कि बच्चे अपने आप से बात करना क्या कहलाता है, तो उसकी सोच, मतलब वाइगोत्स्की का सोच के बारे में सोचना है, वाइगोत्स्की क्या बोले थे, क्योंकि ये पॉजिटिव वे में पूछ रहा है ना। और जहाँ बोलेगा कि पियाजे के अनुसार अपने आप से बात करना, तो अहम केंद्रवाद लगाएंगे। पर यहाँ पर बोल रहा है बच्चे अपने आप से बात करना तो अपनी सोच को विनियमित करता, जो कि वाइगोत्स्की बोले हैं। ओके, फिर ज़्यादा सोचना नहीं, बस इसका ऑप्शन लगा देना है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से सांस्कृतिक उपकरण के उदाहरण हैं जो हमारे काम काज में सहायता और परिवर्तन करते हैं। देखिए लेव वाइगोत्स्की हैं जो कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिए थे, संज्ञानात्मक सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, इस तरह से बहुत सारा इनका नाम पढ़ने को मिलेगा। तो ये जो थे इनका कहना था कि बच्चा जो है सहायता करता है, तो वो ये बोले थे वाइगोत्स्की जी कि ये समाज और संस्कृति के द्वारा सीखता है। तो समाज और संस्कृति में तो सब लोग आते हैं, सब चीज़ आता है, सहयोग से सीखता है बच्चा, तो मानचित्रण से सीखता है, भाषा से सीखता है, कैलकुलेटर से सीखता है, मतलब जो भी सामग्री हो, लोग हो, सबसे सहयोग करके एक दूसरे से परस्पर क्रिया अंतःक्रिया करके सीखते हैं। जबकि स्कीमा की बात जो कहते हैं कि इन्फॉर्मेशन ऑफ नॉलेज, इसकी बात किए थे पियाजे कि ये जो स्कीमा हम लोग के जो माइंड में है उसमें हम किसी भी चीज़ को देखते हैं तो उसका एक स्कीमा बना लेते हैं, है ना। कोई भी चीज़ को देखते हैं नया नया स्कीमा बनते रहता है पूरे जीवन काल में, तो ये पियाजे बात कहे थे। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 8 का 1 2 3, है ना। तो 1 2 3 कौन सा ऑप्शन में, नीचे देखें अब क्या है, किसमें है,
3 नंबर में सारा रॉन्ग हो जाएगा। स्कीमा वाला तो सब में कटेगा पहले, फिर 1 2 है, फिर 3 लेना है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि निम्नलिखित में से शैक्षणिक सिद्धांत की लैब गोस्की द्वारा वकालत नहीं की जाएगी, खोज रहा है ना। मतलब लेव वाइगोस्की जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिए थे उसमें क्या नहीं मेंशन है। देखिए, पुरस्कार और दंड की बात व्यवहार बात करता है, तो ये तो नहीं होगा। सामाजिक की तो बात क्या करते हैं, कौन करते हैं, वाइगोस्की जी। सहकारी के भी बात वाइगोस्की। बच्चों को सांस्कृतिक साधनों के का उपयोग करने के लिए वाइगोस्की जी, वाइगोस्की। ओके, तो क्या इसका आंसर होगा कि पुरस्कार और दंड को नियोजित करें, जो कि व्यवहारवाद बोलता है कि अभ्यास, पुरस्कार, दंड ये सब पर जोर दिया जाए। तो आपको खोज क्या रहा है, नहीं। तो नहीं, जो नहीं होगा वही तो नहीं होगा। मतलब जो वाइगोस्की के अनुसार है वो तो रहेगा ही, पर हमको खोजना क्या है, नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर। ओके, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बाल केंद्रित कक्षा को नहीं दर्शाता। खोज क्या रहा है, नहीं दर्शाता। अब नहीं दर्शाने की बात कही गई तो आप कौन सा ऑप्शन देखिए इसमें। बाल केंद्रित कक्षा जो होता है, जहाँ बच्चा होता है सक्रिय रूप से वहाँ भाग लेते हैं, एक्टिविटी करके बच्चा सीखता है, हमेशा जिज्ञासु रहता है, यहाँ पर नहीं खोज रहा है। तो इसके अनुसार क्या नहीं होगा, वो ऑप्शन ढूंढना है। गतिविधि के अनुसार बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन, जैसे कि बच्चा एक्टिविटी किया तो बच्चा जब वो अच्छा किया तो उसको क्या किए, फर्स्ट रो में बैठा दिए, फिर थोड़ा सा जो सेकेंड वाला था, सेकेंड जो लाया था उसको सेकेंड रो, इस तरह से किए तो बच्चा का कहीं ना कहीं उसके लिए नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। पर यहाँ परिवर्तन लिखा हुआ है तो इस सेंस में क्या है, परिवर्तन किए मतलब लचीला किए, तो ये तो पॉजिटिव है। तो हमको खोजना क्या है, नेगेटिव वर्ड। बच्चों की प्रगति गुणात्मक रूप से और विकास के सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए रिपोर्ट की जाती है, और विकास के सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए रिपोर्ट की जाती है, ये तो सही है। शिक्षक पाठ्य पुस्तक पढ़ाता है और छात्रों को कॉपी करने के लिए ब्लैक बोर्ड से उत्तर लिखता है। जहाँ भी बच्चा निष्क्रिय हो जाएगा तो उस बाल केंद्रित कक्षा नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर। ये सारा पॉजिटिव जा रहा है जो कि इसके लिए नहीं होगा। बच्चे जो कर रहे हैं, 4th नंबर ऑप्शन देखिए कि बच्चे जो कर रहे हैं उसमें तल्लीन है, ये तो सही होगा। तो सही तो ढूंढना नहीं, हमें तो गलत ढूंढना है, मतलब रॉन्ग। इसका बाल केंद्रित कक्षा का नहीं दर्शाता, तो नहीं वाला ऑप्शन ढूंढना है, तो 10 का 3 हो जाएगा। ओके, चलिए 11th नंबर क्वेश्चन क्या है। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने की चयन की विशेषता है। देखिए, यहाँ सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने का चरण पूछ रहा है। देखिए, लॉरेंस कोहलबर्ग जो दिए थे वो 3 लेवल दिए थे, हर एक लेवल में 2 स्टेज है। ओके, तो हर एक लेवल के बारे में ये बोले थे। लेवल फर्स्ट जो था उसमें 2 स्टेज था। तो फर्स्ट जो स्टेज था उसमें क्या बात किए थे कि बच्चा जो है आज्ञा और दंड से सीखता है, बच्चे की नैतिकता बिल्कुल 0 होती है। फिर दूसरा स्टेज में था कि बच्चा जैसे को तैसा, जो उसको अगर 1 थप्पड़ मारेंगे तो वो भी 1 लगा देगा, अगर उसे खाना नहीं देंगे, उसे अगर उसका कुछ छीन लेंगे तो वो भी चाहेगा कि हमसे छीना गया तो मैं भी छीनूंगा, है ना। इस तरह का सेंस है। तो 2 स्टेज तो क्लियर हो गया। अब दूसरा जो लेवल आता है उसमें वो क्या था, तीसरा स्टेज में कि बच्चा गुड बॉय गुड गर्ल, मतलब अच्छा लड़का अच्छा लड़की। इसमें था कि समाज के लिए वो अच्छा सोचने के लिए कि क्या क्या करें जिसमें कि समाज में अच्छा कहें। ओके, फिर था 4th स्टेज, उसमें ये बात किया गया था कि समाज में जो भी नियम है उसके अनुसार वो ढल जाएगा, उसे पालन करेगा। तो यहाँ पूछ क्या रहा है, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने का मतलब जो समाज में नियम है उसको फॉलो कर रहा है ना। तो अब यही तो 4th स्टेज पूछ रहा है, तो देखना है क्या हो जाएगा। पारस्परिकता की समझ, अधिकार का डर और सजा, ये तो फर्स्ट स्टेज में।
दूसरे से स्नेह अनुमोदन प्राप्त करना, कानूनों को बनाए रखना समाज के प्रत्येक सदस्य का व्यक्तिगत कर्तव्य है, ये बोलता है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4th नंबर। ओके, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, 12th नंबर क्वेश्चन क्या है। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार, देखिए हार्वर्ड गार्डनर जो थे बुद्धि को कई अलग अलग प्रकार से बताए थे, जिसमें कि 8 प्रकार के बुद्धि है ना। तो 8 प्रकार के बुद्धि में बताए थे कि बच्चा का ये नहीं कह सकते कि उसकी जो बुद्धि है वो मतलब कि अगर एक क्षेत्र में वो अच्छा नहीं है तो दूसरा क्षेत्र में अच्छा नहीं होगा। बच्चे में विशिष्ट बुद्धियाँ होती हैं, है ना, अलग अलग क्षेत्र में वो अच्छा कर सकता है, सिर्फ उसको परखने का काम है। तो वो 8 प्रकार की बुद्धि की बात की, तो वो क्या बोले कि बुद्धि कई अलग अलग प्रकार के, एक इकाई नहीं है। बुद्धि के लक्षणों के 3 आयामों में नहीं, बुद्धि एक सामान्य कारक है जो कुछ विशिष्ट कारक होते हैं। बुद्धि जो है कई अलग अलग प्रकार के हैं, जो कि हर एक बच्चा में एक विशिष्ट बुद्धि रखता है, दर्शाया रहता है। ओके, तो हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि के कई अलग अलग प्रकार हैं। ओके, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या है। जेंडर तटस्थ भाषा का प्रयोग व जैविक रूप से निर्धारित होने के बजाय एक सामाजिक निर्माण रूप में जेंडर पर चर्चा करने से, देखिए जो जैविक रूप से निर्धारित है ना, बायोलॉजिकल जो हमारी संरचना है पुरुषों स्त्रियों का, उसके अनुसार नहीं, सामाजिक निर्माण जो समाज से रूढ़ियाँ मिली हैं हमें, उसके बारे में जेंडर पर चर्चा करें। कि देखो जो समाज में जो ये नियम लागू किया है, इस तरह से बताया जा रहा है कि औरतें और जेंट्स में इस तरह की चेंजेज होना चाहिए, उन्हें खाना बनाना चाहिए तो उन्हें मार्केटिंग करना चाहिए, इस तरह का जो थोपा गया, लड़कियों को रोना है पर लड़कों को रोना शोभा नहीं देता, ये सब जो थोपा गया ये जेंडर रूढ़िवादिता है। तो उसको क्या करना है, अगर चुनौती मिलेगी ना तो जेंडर पर चर्चा करेंगे, इस पे चुनौती मिलेगी तो वो बेटर हो पाएगा, है ना। तो इसमें क्या होना चाहिए, जेंडर चुनौती। आप इस क्वेश्चन अगर समझने में थोड़ा कन्फ्यूजन भी होता है ना, तो आप फिर इसको ऑप्शन को देखिए कहीं ना कहीं सारा वर्ड नेगेटिव दर्शा रहा है, तो एक ही पॉजिटिव है जो कि 4th नंबर में है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 4th। जेंडर भेदभाव को बढ़ावा देंगे तो फिर चर्चा क्यों कर रहे हैं। जेंडर पक्षपात सुदृढ़ होंगे, ये भी नहीं। जेंडर अनुपालन का प्रोत्साहन करेंगे, ये भी नहीं। क्या हो जाएगा 13 का 4 नंबर। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि विविध पृष्ठभूमि के बच्चों को सीखने की सुविधा के लिए शिक्षक द्वारा पालन किया जाना चाहिए। देखिए बच्चा है कि भिन्न भिन्न पृष्ठभूमि से आ रहे हैं, है ना, बच्चे कोई अमीर कोई गरीब, किन्हीं का संस्कृति अलग अलग है, क्षेत्रवाई, है ना। तो बच्चों को सीखने की सुविधा के लिए शिक्षक द्वारा क्या करने की पालन किया जाना चाहिए। तो इसमें क्या था, अब कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन से आपको समझ में आ रहा है कि सुविधा के लिए, सीखने की सुविधा के लिए, इसमें पॉजिटिव सेंस निकल रहा है। तो आप क्वेश्चन देखिए, इसका ऑप्शन क्वेश्चन का देखिए क्या लिखा है। मानकीकृत पाठ्यक्रम, फिक्स पाठ्यक्रम नहीं, पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र, सिर्फ पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र नहीं, विभेदित निर्देशनात्मक शैलियाँ, बिल्कुल। मतलब आप बच्चे के अनुसार अलग अलग शिक्षा शास्त्र आप यूज करें। आप क्लास में जाएं तो हर एक बच्चे के नीड के अनुसार उसको पढ़ाने की कोशिश करें। योगात्मक मूल्यांकन मतलब कि आप अंक निर्धारित करें, इस तरह से नहीं। 14 का क्या आंसर हो जाएगा, 3 नंबर। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि बच्चों के मूल्यांकन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पूछ क्या रहा है, नहीं है। मूल्यांकन का प्रयोग सीखने को सुसाध्य करने के लिए किया जाना चाहिए तथा इसमें विविध तरीकों को शामिल करना चाहिए, बिल्कुल। पर पूछ क्या रहा है, नहीं, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। मूल्यांकन हमेशा शिक्षण अधिगम से अलग गतिविधि के रूप में किया जाना चाहिए, अलग गतिविधि के रूप में नहीं करना चाहिए। जहाँ तक वो संदर्भ में करेंगे तब तो बच्चा सीख पाएगा, है ना। मूल्यांकन को शिक्षक को अपनी शिक्षा शास्त्रीय गतिविधि पर मनन करने के लिए मौके देना चाहिए, सही है। मतलब रॉन्ग है इसके अनुसार, है ना, क्योंकि खोजना में क्या है, नहीं।
मूल्यांकन को संज्ञानात्मक, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। बिल्कुल सही, पर इसके अनुसार रॉन्ग है ना। हमको खोजना है क्या? नहीं। तो नहीं का मतलब ये, इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि खोजना ही है मुझे नहीं, तो नहीं का तो नहीं ही जाएगा ना। ओके, थैंक यू। अब एक यही है कि जब हम क्वेश्चन करा रहे हैं, आप समझ रहे हैं, तो उसे खुद जब क्वेश्चन आपके सामने आए तो उसी तरह से सोचें कि क्या मतलब नेगेटिव पॉजिटिव दे रहा है इसमें, उस अनुसार से आप क्वेश्चन लगाएं। आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आता है, आप लगा पाते हैं, आप हम जो पढ़ाते हैं उससे आप संतुष्ट होते हैं, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और लाइक करें, और सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर भी करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।